हजरात, बात करनी है कुछ प्रैक्टिस करने के लिए रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। आइए ज़रा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कुछ एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि आपको पता है कि आपने एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और एफ में 14, जैसा कि मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी। अब यहाँ पे आप लोग एक बात अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो कि जो जैसे जैसे जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते जाएं वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपसे बात करनी है आर्गॉन के हवाले से। बेटे अगर आप आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 1s में 2। अब आपको पता है आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए 18 एटॉमिक नंबर के साथ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद 2p की आपको पता है कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2px, 2py, 2pz। आप 2p6 भी लिख सकते हैं इकट्ठा, या 2px2, 2py2, 2pz2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके भी। यानी कि ये तो हम लोग एफएससी पढ़ाते हुए बच्चों को कहते हैं, लेकिन आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसी तरह 3s में 2 और 3p में अगेन 6। तो बेटे यहाँ से लेकर के यहाँ 3p तक आपने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स छाप दिए पूरे। अब इसी तरह मैं अगर आप लोगों से कहता हूँ यार ज़रा मुझे कैल्शियम 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप दोबारा से ये सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल करने की बजाय एक ब्रैकेट बनाएं और उसमें ब्रैकेट के अंदर आर्गॉन लिख दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब ये जो ब्रैकेट इस वक्त आप लोगों को दिख रही है ये आपको इंडिकेट कर रही है कि आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए बिल्कुल आर्गॉन के मुताबिक। यानी कि आपने 1s2 लिख दिया, 2s2, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर मैं थोड़ा सा वाइड करके लिख दूं तो इसका मतलब होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आगे क्या आना है, 3p के बाद आता है 4s और इसके 4s में आप देखो 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक को क्लॉकवाइज स्पिन दे दी और एक को एंटी क्लॉकवाइज दे दी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्पिन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। ठीक हो बेटा। अब ये जो इस वक्त आप लोगों के सामने मैंने सिनेरियो रखा है, इसको अगर आप लोग समझ गए हैं तो ये आप लोगों के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। बाद दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर के एलिमेंट आइडेंटिफाई किया जाएगा और बाद दफ़ा एलिमेंट देकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट आइडेंटिफाई करनी होगी। ये पेपर में पूछे जाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा। अब इनके नाम भी याद रख लीजिएगा। ये जो मैंने इनर आप लोगों को आर्गॉन की 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन दिखाई है, इसको कहते हैं कोर कॉन्फ़िगरेशन। ये भी याद रख लीजिएगा, कोर कॉन्फ़िगरेशन। और कोर हमेशा एक नोबल गैस का होता है, ये ज़हन में रखिएगा। ये नॉक्सकैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उसमें कैल्शियम का कोर बना के बैठ जाओ। कोर इज ऑलवेज फॉर अ नोबल गैस बिकॉज नोबल गैसेज आर हैविंग कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसके बाद ये जो 4s की होगी ये हमारे पास कहलाएगी कोट कॉन्फ़िगरेशन। कोट कॉन्फ़िगरेशन, तो कोट कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे आप लोगों के पास मिल गई। कोट का मतलब होता है आउटर, जिस तरह आप लोग कोट बाहर पहनते हैं। कोर का मतलब होता है इनर, जिस तरह आप बनियान इनर पहनते हैं। तो ये कोट और कोर के हवाले से बात है। ऑफ कोर्स बनियान बाहर और कोट अंदर तो नहीं ना पहना जा सकता। हाँ पहन भी सकते हैं अगर आपके को जहनी सदमा कोई पहुँचा है, ठीक है, तो आप इस तरह की हरकतें कर भी सकते हैं, लेकिन अकेले में कीजिएगा ताकि लोग आप लोगों को पागल पागल ना कहें। और अगर आप लोगों को लोगों ने पागल कहा तो आपने कहना मैं तो पागल नहीं हूँ, हर पागल ऐसा ही कहता है। तो ये आप लोगों के पास कोर कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से एक पॉइंट आ गया जो आप लोग अच्छे तरीके से ज़हन में रख सकते हो। अब इसी की बेस पर अगर मैं कुछ एक्सेप्शंस आपको बताऊं तो आइए ज़रा 2-3 पॉइंट्स डिस्कस कर लें एक्सेप्शंस के हवाले से भी। सम एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो द अबव प्रिंसिपल। There are some alternative ways that electron can arrange themselves in order to give them a stable configuration, ज़्यादा better stability दे जाए। बाज़ दफ़ा ये ऑफ व प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे आ जाते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्बिटल लो एनर्जी का होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी से हाई या हाई से लो एनर्जी में जाकर के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एलोकेट कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ऑफ व प्रिंसिपल को हम लोग
कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। लाइक मैं बात करता हूँ क्रोमियम और कॉपर की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्रोमियम और कॉपर के हवाले से बता दूं कि यार अगर क्रोमियम की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और आपको पता है मैं इसके वही बात 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए? 18, जस्ट लाइक आर्गॉन। ठीक है, बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा। उसके बाद आ जाता है 4s, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 18 फिल करने के बाद बाकी रह चुके हैं 6, तो आप 4s में 2 रखो। उसके बाद आ जाता है 3d। आप 3d के अंदर 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx square, y square एंड 3dz square। ये कि लेवल एनर्जी लेवल पे जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने 18 और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? 20 के बाद 4 मजीद फिल करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल एक सेम स्पिन, दूसरा सेम स्पिन, तीसरा सेम स्पिन, चौथा सेम स्पिन और पांचवा खाली। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये बात ज़हन में रख लेनी है कि 4 को इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं आउट ऑफ 5। ये इंटायरली अनस्टेबल सिचुएशन है। क्या मतलब? 5 में से 4 की एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन और 1 की डिफरेंट नहीं हो सकती। 5 में से 3 की एक जैसी और 2 की एक जैसी हो या डिफरेंट हो तो वो बर्दाश्त हो जाएगी। कैसे? 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों को खाने के लिए 2 सेटिस्फेक्शन है, 4 को 2, 1 को ना दो, 1 सेटिस्फेक्शन है। इसको बार बार ये चारों तंग करते रहेंगे, कहेंगे ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये बेचारा घूमता रहेगा। वाई नॉट, आई एम हैविंग द फूड स्टफ। सो आप इसको डांट डपट के खामोश तो करवा दोगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर ये दिखलावेबाजी शुरू कर देंगे, फिर मामला खराब हो जाएगा। हाँ, अगर 2 बच्चे हैं, 2 के पास खाने के लिए नहीं है, 3 खा रहे हैं, ये 3 इनको दिखाते भी हैं, तो ये 2 कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, खैर है, गुजारा हो जाएगा। बेटा बिल्कुल वही बात है, 5 में से 4 की एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन और 1 के डिफरेंट होने पर अनस्टेबिलिटी आती है। अब यहाँ पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, जो पहले मिसकॉन्सेप्शन बता देता हूँ। बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमने पढ़ा हुआ है 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करता है और जंप करके एक्साइड होकर 3dz² में चला जाता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की बन जाती है हमारे पास 4s1 और 3d5। बेटा ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन इसको नीचे से जाके जंप करवा देता है। जो 3dz² में आप लोग भेज रहे हो, आपसे मेरा क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है या डी एक्साइट हो रहा है? दिस इज माई क्वेश्चन। आई नो आप में से बहुत कम बच्चों को इसका आंसर आता होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डी एक्साइट हो रहा है, क्योंकि एक्साइट होने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है, तो एक्साइट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आ जाता है 3D के अंदर। तो आज के बाद आपने एक तो ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है। आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है? 4s लो एनर्जी का, 3D हाई एनर्जी का, आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में जाएगा तो ये डी एक्साइट होगा? लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना तो एक्साइटेशन है, आप डी एक्साइटेशन कह रहे हैं, ये ऐसा कैसे मुमकिन है? अब मैं आपको बताऊं, क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना चाहिए। ये रही क्रोमियम की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अब देखो, अब ये भी मसला आज हल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4s बाद में लिखा है, यहाँ पे 3d पहले लिखा है। आप कहेंगे सर ये देखें, यहाँ पे 4s आपने पहले लिखा, 3d बाद में लिखा। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर टीचर से, सर ऐसा क्यों है? टीचर कहते हैं बेटा कोई फ़र्क नहीं, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो। बहुत बड़ा फ़र्क है, आइए समझाता हूँ। ये खुद ही प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ है या एक्साइट हुआ है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोग ज़हन में रखो। इसकी बजाय अगर ऐसे लिख दिया जाए तो आप उसको प्रेफर करना। कैसे भला? ये देखो 3d5 4s1,
ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अब आपको इसकी रीज़न बताने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो से समझिएगा। ए लेवल की केमिस्ट्री के अंदर बाकायदा तौर पर बुक में ये चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। आप लोग एफएससी के स्टूडेंट्स भी इसको जान लें। ए लेवल का अगर कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा था, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ही और शी नोज दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। आइए ज़रा कुछ डिस्कशन हो जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्रोमियम को या किसी भी ऑर्बिटल को, मैं फिलिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। फिर मैं लिखता हूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। से सवाल पूछूं, इन दोनों में से, अब क्रोमियम को यहाँ से मैं उड़ा देता हूँ, अभी क्रोमियम की ज़रूरत नहीं है, क्रोमियम बाय बाय। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज की है किस किस की भला, 4s और 3d की। यू पीपल विल टेल मी कि इनमें से कौन सी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, या कौन सा इनमें से करेक्ट ऑर्डर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अगर मैं एनर्जी ऑर्डर भी यहाँ पे बना देता हूँ, लो जी एनर्जी ऑर्डर भी बना देते, 1s से ज़्यादा 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, यानी कि यहाँ पे n+l रूल अप्लाई करना है आप लोगों ने। आप लोगों का मुझे जवाब मिलना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है जी। ऊपर वाला, नीचे वाला, दोनों कह दो, आप लोगों का तो यही जवाब होना है। और मज़ेदार बात ये है, ये मैंने अपनी क्लास में भी बच्चों को बताया हुआ, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अब दोनों करेक्ट कैसे हैं, ये बात अब आपको मैं समझाने लगा हूं। दोनों के करेक्ट होने की रीज़न क्या है आपके साथ, अब ये मैं शेयर करने लगा हूं, तो और से सुनिएगा। ऊपर वाला n+l वैल्यू की बेस पर ऑर्डर है, तो मैं ये कहूंगा करेक्ट ऑर्डर, अगर आपसे कोई कहे करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी, तो ये ऊपर वाला ऑर्डर आप लोगों ने सेलेक्ट करना, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे, n+l वैल्यू देखो, 4s की देखो 4 + 0 = 4, 3d की देखो 3 + 2 = 5। हुन्स रूल के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर लिखा हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। क्या बोला मैंने, हुन्स रूल के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर लिखा हुआ मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। मगर अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही जाएगा, लेकिन बेटे जैसे ही इलेक्ट्रॉन तुम लोग 2 4s में रख दोगे, इसको इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये फट से लो एनर्जी की बजाय हाई एनर्जी के पास चला जाएगा। पहले तो आपने जबरदस्ती इसको कहा, ओए 4s लो एनर्जी पे रह तू, क्योंकि तेरी n+l वैल्यू कम है, तू हाई एनर्जी पे नहीं जा सकता। 4s कहेगा ओके जो हुक्म सरकार। लेकिन जैसे ही इसके हाथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अब ये कहेगा ओए पीछे हो जाओ तुसी, हुन मेरे को इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब ये कहेगा मैं चौथे शेल का s ऑर्बिटल हूं, तुम मुझे कैसे लो एनर्जी पे रख सकते हो, मैं जा रहा हूं हाई एनर्जी पे, देखते रहो मेरा मुंह। 3d अब इसको नहीं रोक सकता। 3d तीसरे शेल का d ऑर्बिटल है, थर्ड शेल की एनर्जी कम है, फोर्थ शेल की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन बेटे आप लोगों ने यहां पे ऑर्बिटल की एनर्जी जब डिसाइड करनी है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू नहीं देखनी। यही तो मैं बता के आया था विस्वेसर रूल में, प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों की देखनी है, तो ऑर्बिटल की एनर्जी प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों बताते हैं। तो मैंने ऑर्बिटल की एनर्जी को n+l वैल्यू की बेस पर लो रखा हुआ था। लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे 4s की वजह से होगा, क्योंकि फोर्थ शेल इज ऑफ हाई एनर्जी एज कंपेयर टू थर्ड शेल। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा, उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन 4s में ऐड होगा,
4s में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद फिर 4s 3d से नीचे नहीं पड़ा होगा, यानी कि ये अगर मैं ऑर्डर बना दूं तो ये देखिएगा, फिलिंग से पहले ऑर्डर देखते हैं, 4s 3d 4p, ये फिलिंग से पहले का ऑर्डर है, बिफोर फिलिंग। अब बिफोर फिलिंग का क्या मतलब है? बिफोर फिलिंग का मतलब है ऑर्बिटल का ऑर्डर मैं पूछ रहा था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, देखते हैं आफ्टर फिलिंग क्या होता है। आफ्टर फिलिंग 3d लो एनर्जी पे आ जाएगा और 4s हाई एनर्जी पे चला जाएगा। ये बात मत भूलिएगा कि ये अब हाई एनर्जी पे अगर जाएगा तो विद इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, विदाउट इलेक्ट्रॉन्स ये लो एनर्जी पे रहेगा, विद इलेक्ट्रॉन्स ये हाई एनर्जी पे होगा। उसके बाद बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो क्रोमियम के बच रहे थे वो आप 3d ऑर्बिटल में रख देंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली इस तरह की है। अब आप याद करो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जाके आपको पढ़ना पड़ता है, मैं भी पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रॉन पहले फिल भी 4s में किया जाता है और इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव भी 4s में से किया जाता है। ये बात अब आप लोगों ने भूलनी नहीं है। चक्कर ये है कि इलेक्ट्रॉन मिलने से पहले वो लो एनर्जी पे था क्योंकि वहाँ पे बात हो रही थी ऑर्बिटल की एनर्जी थी, और इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो हाई एनर्जी पे चला जाता है क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन रिमूवल की बारी आनी होती है। जब तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल हमेशा आउटर शेल में से निकलता है और आउटर शेल वैलेंस शेल को कहते हैं। तीसरे और चौथे में से कंपैरिजन करें तो 4th आउटर बनेगा, 3 इनर बनेगा। तो मैं अब यहाँ पे बात लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट इन 4s, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फर्स्ट इन 4s। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट कब है तो लिख देता हूँ, करेक्ट ऑर्डर टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ एक करेक्ट ऑर्डर है और ऊपर वाला एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी की तरफ करेक्ट ऑर्डर है। दोनों ठीक है। फिलिंग से पहले ये ऑर्डर ठीक है, फिलिंग के बाद ये ऑर्डर ठीक है। 3d और 4s की एनर्जी के इंटरचेंज मैंने आपको बता दी। अब आप मुझे बताएं, क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये 3d को स्टेबलाइज करने के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा या डी एक्साइट होगा? तो ऑफ कोर्स अब आपका आंसर होगा कि सर ये डी एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये डी एक्साइटेशन ही होती है क्वाइट ईजिली। तो ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर क्रोमियम के 3d 5 कर देते हैं और 4s में 1 हो जाते हैं। सेम यही केस कॉपर का है। कॉपर के 29 जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो 4s में 2 और 3d में 9 आते हैं। डी का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ है और 4 डुअल इलेक्ट्रॉन के साथ है। ये अगेन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर वही बात, 4s का इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के कॉपर को भी 3d 10 और 4s 1 कर देता है। तो ये रही कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्सेप्शंस। तो अब मैं आपको बता दूं, क्रोमियम 24 की करेक्ट ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कोई आपसे पूछे, आर्गॉन लिखो, उसके बाद 3d 5 लिखो, 4s 1 लिखो। इसी तरह कॉपर 29 की लिखनी हो तो अगेन आर्गॉन लिखो, 3d 10 लिखो और 4s 1 लिखो। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट कि फिल होने से पहले ऑर्डर 4s और 3d है, फिल होने के बाद 3d एंड 4s है। इलेक्ट्रॉन पहले जाता भी 4s में है, निकलता भी पहले 4s में से है। ये सारी बात एज ए प्रूफ कहाँ पढ़ाई जाएगी या अगेन दोबारा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, तो ये सारी बातें होगी। अब आप लोगों ने एक छोटा सा ऑर्डर और याद रख लेना है कि फिलिंग में जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड उससे कम स्टेबल होता है और पार्शली फील्ड सबसे कम स्टेबल होता है। फुली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड का डिफरेंस भी देख लो, px, py, pz। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 6 के साथ जब ये 6 के साथ ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा। हाफ फील्ड क्या है, 6 का हाफ करें जनाब कितना बनता है, 6 का हाफ 3 है, तो ये आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, जी हाफ फील्ड है। पार्शली फील्ड में कोई भी केस आ सकता है, कोई भी केस इनके अलावा, लाइक px और py में 1, pz में 0, ठीक है। px में 1 ये भी पार्शली फील्ड होगा, px में 2, py में 2, pz में 1 ये भी पार्शली फील्ड होगा, px में 1, 2, py में 1, pz में 1 ये भी पार्शली फील्ड होगा। तो ये सारे केस जो है वो पार्शली फील्ड के हैं, ठीक है। ऑल दीज केसेस आर पार्शली फील्ड केसेस। ये रहा हाफ फील्ड का और ये रहा फुली फील्ड का केस। लो भी बच्चों, ये रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ चीज़ें डिस्कस करने के बाद आप लोगों को अब कुछ MCQs डिस्कस करवा दूं ताकि ये क्वांटम नंबर्स वाला और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पोर्शन है आप लोगों का दोबारा से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने डिस्प्ले किया, आसान सा क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ द सबशेल्स विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव एनर्जीज। आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं है, साढ़े वास्ते तो बड़ा आसान सवाल है, बहुत दफ़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं हम लोग इसको। S, P, D और F, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आंसर इसका बीटा बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको ज़रा गौर से देखें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशंस बताए थे पॉलीज वगैरह, तो इनको देखते हैं। हॉर्न्स रूल बताता है इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, उसने पूछा करेक्ट। अब आपको पता है कि हॉर्न्स रूल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सबशेल के साथ डील नहीं करता, ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल्स के साथ डील करता है, ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के हवाले से एनर्जी। ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल के साथ डील नहीं करता, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ डील करता है, या फिलिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फिलिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, और n+l रूल्स इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको गलती पता चल जानी चाहिए। आप कहेंगे सर मसला हल हो गया, आंसर चार्ली है, लेकिन n+l इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल के साथ नहीं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ डील करता है, ऑर्बिटल्स। ऑफ प्रिंसिपल फिलिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ डील करता है, और हॉर्न्स रूल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल के साथ डील करता है। तो यही आंसर चार्ली बनेगी, बिल्कुल करेक्ट। बाकियों में जो मिस्टेक्स है वो मैंने आपको बता दी है, मैंने लेक्चर के दौरान बताई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल है। ये मैंने काफ़ी डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया था आप लोगों से क्वांटम नंबर्स वाले टॉपिक में, अब दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ n = 4 है तो l = क्या होगा, तो आपको जेन में रख लेना चाहिए, l = 3 होगा n-1 फार्मूला से। m क्या होगा, +-3। इसका क्या मतलब है, टोटल वैल्यूज़ काउंट करें तो -3 भी होगा, -2 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा, +2 भी होगा, +3 भी होगा। मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा 1-2 दिन पहले, आई विल नॉट मेंशन द नेम, अच्छी स्टूडेंट है काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि सर आपने s के लिए l वैल्यू 0 लिखी, तो बाद में m वैल्यू भी 0 लिखी, तो आपने कहा s सबशेल का एक ऑर्बिटल है, और आपने कहा m की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो उसके ऑर्बिटल्स की तादाद होगी, तो m की वैल्यू तो 0 है, तो s का तो कोई ऑर्बिटल होना ही नहीं चाहिए। बेटे मैंने उनको भी ये आंसर दिया, अगर आप लोगों में से भी किसी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दोबारा सुन लो। m की वैल्यू 0 का मतलब है सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू का मतलब है 1 वैल्यू, बिकॉज m जो है वो इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स में 0 एक वैल्यू कंसिडर की जाती है। अब देखो जिस तरह आप यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 -1 स्किप हो रहा है, 5 6 एंड 7, ये टोटल आप लोगों के पास 7 वैल्यूज़ है, तो इसमें आप 0 इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। अब देखो ये जो l की वैल्यू है ये 3 है, तो जो m की वैल्यू है वो 3 से कम भी है और 3 के बराबर भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि m वैल्यू l वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है और उससे लेस भी हो सकती है। n वैल्यू हमेशा l वैल्यू से ज़्यादा होगी, और जहाँ तक रही बात m वैल्यू की, तो m वैल्यू m की वैल्यू से, आप देखो यहाँ पे l और m वैल्यू को आपने कंपेयर करना है। l वैल्यू 3 है तो m वैल्यू 3 से कम भी है, -3 -2 -1 और 0 भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये बात यहाँ पे कर देनी चाहिए था कि m जो है वो लेस देन और इक्वल टू l होगी, और l जो है वो m के बराबर भी हो सकता है और m से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन m से कम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n वैल्यू ऑलवेज लार्ज देन l, l ऑलवेज, अब l के वाले से l स्मॉल देन n, बट ग्रेटर और इक्वल टू m। और m के बारे में क्या लिखूं, स्मॉल और इक्वल टू l। ये 3 बातें आप लोगों के लिए मैंने अलग-अलग रखी। अब देखिए इसमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जहां तक रही बात स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर इनमें से किसी क्वांटम नंबर से डिराइव नहीं होता, उसकी अपनी ही एक अलग थलग दुनिया है। या वैल्यू -1/2 होती है या वैल्यू +1/2 होती है। तो ये तो बात अब आप लोगों ने सीख ली। तो n वैल्यू हमेशा l वैल्यू से ज़्यादा, और अगर l से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स m से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और l स्मॉलर दैन n बट ग्रेटर और इक्वल टू m, और इसी तरह m वैल्यू जो है स्मॉलर और इक्वल टू l होगी। अब देखें ये आप लोगों के पास पहली ऑप्शन गलत है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन में देखें
तो यहाँ पे m की वैल्यू को ग्रेटर कर रहा है और s को भी इक्वल कर रहा है। चार्ली ऑप्शन को देखें, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू कर रहा है, ये भी गलत हो गया। n इज़ ग्रेटर देन l, इक्वल टू m बट नॉट इक्वल टू s। इस वक्त सबसे अप्रोप्रिएट यही ऑप्शन बन रही है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये कह देता कि m की वैल्यू ग्रेटर देन m हो सकती है, तो बेटे ये देखो, ये इस सेंस में नंबर ऑफ वैल्यूज़ ना काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी तो 7 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, तो l कैसे ग्रेटर हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना आप लोगों ने। इसके लिए ज़्यादा बेटर है आप लोग कन्फ्यूजन से बचो, l और m बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर क्रिटिकली देखूँ तो मैं ये कहूँगा कि m जो है वो स्मॉलर देन L भी हो सकता है। ये बात आप लोगों को मैंने बता दी है, उसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। ये ऑर्डर भी बन सकता है, लेकिन इन गिवन ऑप्शंस में आपको ऑफ कोर्स ये ऑप्शन मिलेगी जो कि ज़्यादा एक्यूरेट और करेक्ट ऑप्शन कंसीडर की जा रही है। समझ आ गई ये बात? तो इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा। L इज़ ऑलवेज लेस देन N बट कुड बी इक्वल टू M। M और L इक्वल हो सकते हैं बट M स्मॉलर भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू L, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तीनों में से किसी के साथ मैच नहीं करती। लो जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से एक बड़ा मज़ेदार सवाल है। बेटे देखिए, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने मिलेंगे। इन क्रोमियम 24 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 and 2 फाइंड करने हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले L1 वाले बताने। L1 का मतलब फ़ौरन से माइंड में क्लिक करो P। कहता है कि क्रोमियम के वो इलेक्ट्रॉन बताओ जिसके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो 1 हो या 2 हो। तो L का मतलब 1 यानी कि P के बताने, L का मतलब 2 यानी कि D के बताने। तो P और D दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो आइए ज़रा आप लोगों को लेकर के चलता हूँ क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हम लोगों ने देखी थी, यहाँ पे बनाई भी थी। ये देखिएगा, अब आपने इसके मुकम्मल तौर पर P और D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, और कोई मसला है नहीं। आप एक तो ये पड़ा हुआ P L वैल्यू 1 वाला, एक ये पड़ा हुआ P। जनाब P के दोनों देखें तो कितने बन गए यार, ये 12 बन गए। ठीक हो गया बेटा, ये हो गया 12। उसके बाद D के टोटल जब एक्साइटेशन हो चुकी होती है तो कितने हो जाते हैं, 5। इसका मतलब है D वाले 5 हैं और P वाले 12 हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की यहाँ पे जो ऑप्शन बननी चाहिए वो बननी चाहिए 12 and 5, और ऑफ कोर्स आंसर बीटा बन जाएगा। समझ आइए? L1 का मतलब है P और L2 का मतलब है D। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, set of quantum numbers which represent the highest energy of an electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी कैसे सिलेक्ट करते हैं बेटे? बाकी आप लोगों ने इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको आइडिया दे देना है, हर सवाल में एक ट्रिक छुपी हुई होती है जिसको अप्लाई करना होता है। सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल देखना पड़ेगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। और हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के लिए आप n प्लस एल वैल्यू देख सकते हैं। अगर दो की n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तो फिर n वैल्यू डिसाइड करेंगे। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ये बन रहा है 3p। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू, ये बन रहा है 3d। n इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल, ये बन रहा है 4s। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है 3s। अब आपको पता होना चाहिए मुकाबला होगा 3d और 4s। अब आप लोगों को देखो, उसने हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोला है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल नहीं बोला। तो समझ जाओ वही क्रोमियम का चक्कर यहाँ पे चलाया जा सकता है। अगर मैं कहता हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो इसका मतलब है वो ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर सेलेक्ट करते, तो मैं कह देता कि 3d हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। लेकिन उसने पूछा हुआ है हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आपको मैक्सिमम n वैल्यू को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी पर चला जाता है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो 4s का जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, चार्ली ऑप्शन। इसका हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो d एक्साइटों के बाद में किस में आता है, 3d में, जो भी मैं क्रोमियम में बता रहा था। समझ आइए? आप अब से पहले तो आपने ये आंसर गलत कर देना था, आप लोगों ने तो 3d सेलेक्ट करना था। 3d तब सेलेक्ट करना है जब आपसे हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पूछे, तो वो 3d n+l वैल्यू की बेस पर आप लोगों के पास हाई एनर्जी पे जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करता तो ये था। हाँ,
अगर सवाल होता हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो उस वक्त फिर आप लोगों की कंफ्यूजन से बचने के लिए ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, उसको अगर ऑर्बिटल को फोकस कर रहा है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो आ चुका है ना ऑर्बिटल के अंदर। जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो इसका मतलब अब 4s लो एनर्जी का नहीं रहा। विद इलेक्ट्रॉन 4s हमेशा हाई एनर्जी पे चला जाता है। अकेला ऑर्बिटल कहता तो तुम्हारा आंसर 3D होना था। जब उसने कह दिया इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल या सिर्फ इलेक्ट्रॉन कह दिया तो फिर आपका आंसर 4s होना चाहिए, क्योंकि ये बात एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो बेटा ये देखिए एक और क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिर्फ आप लोगों की खातिर ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से रखा ताकि तुम लोगों को पता चले कि आंसर ठीक आएगा कि नहीं। आप कहेंगे सर अब आंसर आ जाएगा, अब हम लोग ऑफ कोर्स सिलेक्ट करेंगे 3D, समझ रहे हो, क्योंकि अब ऑर्बिटल की एनर्जी की बात हो रही है, n+l वैल्यू की बेस पर बात हो रही है। देखो 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 3 + 0 3। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा इनमें से, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड फर्स्ट। तो जो सबसे लो एनर्जी का बन रहा है यानी कि 3s, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड फर्स्ट। और सबसे एंड पे इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करें तो वो किस में जाएगा 3D, तो फिल्ड एट द एंड, क्योंकि ये हाई एनर्जी का ऑर्बिटल और ये लो एनर्जी ऑर्बिटल है। और पल्ले पईजे गल, अगर बात समझ आ गई है तो ऑफ कोर्स आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। आप लोग मेहनत करते रहो, हम लोग अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाते रहेंगे। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज परमिटेड। फिर वही बात जो मैंने आपको बताई थी, n, l और m की वैल्यूज़ को आपस में कंपैरिजन करके ये सारी बातें पता चलानी होती हैं। अब देखते हैं आप में से इसमें से कौन से बच्चे सबसे करेक्ट आंसर एक्यूरेट बताते हैं। सोचें, वीडियो पॉज करके सोचें इस क्वेश्चन के बारे में, उसका करेक्ट आंसर अपने जहन में सोचें और उसके बाद अपने करेक्ट आंसर के ऊपर क्रॉस लगा दें, क्योंकि आपका आंसर गलत होगा। कैसे, आइए बताता हूँ। n4l2m+3, फट से क्लिक करो कि l अगर 2 हो तो m+3 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है ये तो बिल्कुल गलत है। कहेंगे सर l2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि n4 का मतलब है l0 1 2 और 3, समझ रहे बात को, इसमें 2 इंक्लूडेड है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि l2 के साथ m+3 हो जाए, कभी भी m वैल्यू l से ज़्यादा नहीं हो सकती। बीटा n3 है, l3 है, n और l कभी बराबर नहीं हो सकते, साथ ही क्रॉस कर दिया। चार्ली n4 l0 m0 s+1 2, ये हो सकता है क्योंकि मैंने अभी बताया n4 में l मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 3 तक, लेकिन 3 तक जाने के लिए l0 भी उसमें इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है। डेल्टा भी देख सकते हैं, n4 l3 बिल्कुल ठीक है, और m+1 सर ये भी तो ठीक बन रहा है। अरे यार आगे देख s0 दिया हुआ, s0 नहीं होता, या +1/2 होता है या -1/2 होता है। तो यहाँ की गलती भी आपको बता दी, s यहाँ की गलती बता दी, यहाँ की गलती बता दी, और यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। दैट्स वाई आंसर क्या बनेगा, चार्ली। तो ये रही स्टोरी आप लोगों के सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इन माय नेक्स्ट वीडियो नाउ आई विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बड़े मजे मजे के कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड आपको देने जा रहा हूँ, तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।